वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नए टॉपिक के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हम इसका कंप्लीट प्रोसेस आज स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन सी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन सी साइट है एलिमेंट्री कैनाल की जहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो प्रोटीन जो है वो इसका बकल कैविटी में कोई भी डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद इसोफेगस में भी इसका कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, यानी कि गैस्ट्रिक पार्ट से। एलिमेंट्री कैनाल के गैस्ट्रिक पार्ट से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट है इसका स्टमक। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनर डाइजेशन होता है। ज़्यादा अमाउंट में डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, थोड़े अमाउंट में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब प्रोटीन बढ़ती है तो अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका मेजर डाइजेशन होता है। वहाँ पे कई सारी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जिसके हेल्प से जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होती है। अब देखते हैं प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो किन किन पार्ट मॉलिक्यूल्स में या पार्ट्स में ब्रेक होती है। तो मान लीजिए प्रोटीन है, इस पे जब कोई भी एंजाइम लगेगी, जब इन पे एंजाइम एक्ट करेंगी तो ये कन्वर्ट होगा प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इन तीन पार्टिकल्स में ये जो प्रोटीन है, जो भी डाइटरी प्रोटीन है, कैसा भी प्रोटीन हो, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, केसिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन, कई सारे के केराटिन, ये सब प्रोटीन के टाइप हैं। तो कोई भी प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो इन तीन पार्ट्स में ब्रेक होगा सबसे पहले। तो इसे हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो ये शॉर्ट फॉर्म में। अब कौन कौन सी एंजाइम इस पर एक्ट करती है। तो सबसे पहली एंजाइम जो है एंजाइम देख लेते हैं एक बार। एंजाइम जो है, तो पहली एंजाइम है इसमें पेप्सिन। पहली एंजाइम पेप्सिन है। उसके बाद रेनिन है। ये सब एंजाइम्स हैं। तीसरी एंजाइम है ट्रिप्सिन। चौथी है काइमोट्रिप्सिन। और पांचवी एंजाइम है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज दो तरह की होती हैं। एक तो सिंपल पेप्टाइडेज जो कि इंडिविजुअल एमिनो एसिड में प्रोटीन को ब्रेक कर देती है, और एक डाइपेप्टाइडेज होती है जो कि दो एमिनो एसिड को एक साथ ब्रेक करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको दो अमीनो एसिड में पहले ब्रेक कर दिया, फिर दो को अलग कर दिया, ऐसे। और जो पेप्टाइडेज होती है वो सिर्फ एक एक इंडिविजुअल को ब्रेक करती जाती है, एक एक टर्मिनल से। तो अगर डाइपेप्टाइडेज ब्रेक करेगी तो दो अमीनो एसिड एक साथ होंगी, और अगर पेप्टाइडेज ब्रेक करेगी तो सिर्फ इंडिविजुअल अमीनो एसिड अलग अलग ब्रेक हो जाएंगी। तो ये 5 तरह की एंजाइम्स होती हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डीपली उसका प्रोसेस हम देखेंगे कैसे वो डाइजेस्ट होता है। तो जैसा कि हमने देख ही लिया है कि माउथ में इसका, यानी कि बकल कैविटी में इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। स्टमक से इसका डाइजेशन जो है वो शुरू होता है। तो जब भी कोई भी मील लेते हैं, हम डाइट लेते हैं, तो उसमें जो डाइटरी प्रोटीन होती है जब वो स्टमक में पहुंचती हैं तो स्टमक में पेप्टिक सेल्स होती हैं या चीफ सेल्स होती हैं। ये एक तरह की यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। पेप्टिक और चीफ सेल्स ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन सिक्रीट हो रहा है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है,
इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा? ये एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ, ये एक तो ये अपने आप में एक ऑटो कैटलिस्ट है जो कि अपने आप ट्रांसफॉर्म कर लेता है जब उस साइट पे पहुंचता है जहां पे ये प्रेजेंट होती है, जहां पे एंजाइम होंगी। तो वहां पे पेप्सिन जब पहुंचेगा, जब प्रोटीन पहुंचेगा तब पेप्सिनोजन पेप्टी के चीफ सेल से सीक्रेट होंगी और स्टमक में आ जाएंगी। स्टमक में तो वो हैं ही ग्लैंड्स, लेकिन अब ग्लैंड से वो सीक्रेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल से सीक्रेट होके स्टमक में आ गई, तो उससे क्या होगा, ये पेप्सिनोजन अब आ गया स्टमक में। अब ये ट्रांसफॉर्म होना है किसमें? एक्टिव एंजाइम में, यानी कि पेप्सिन में। तो पेप्सिन में ये हमने अभी देखा कि ये ऑटो कैटलिस्ट है। जो कैटलिस्ट का मतलब कि जो किसी केमिकल रिएक्शन में बिना इंटरफेयर करे उसमें थोड़ी हेल्प करे उसे, चाहे केमिकल रिएक्शन की जो वो उसकी रेट है चाहे उसे इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, तो वो होते हैं कैटलिस्ट। तो ये एक ऑटो कैटलिस्ट है पेप्सिनोजन, और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जब एसिडिक मीडियम में पहुंचता है, पेप्सिन में कर लेता है। और इसके लिए H+ आयन की ज़रूरत होती है जो कि एसिडिटी से प्रोवाइड करता है। और ये H+ कहाँ से आता है? HCl से, जो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। पैराइटल सेल से या ऑक्जेंटिक सेल से HCl सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक सेल से क्या सिक्रीट हो रहा है? HCl। तो जो ये HCl सिक्रीट होता है इसी से H+ आयन लेगा, और HCl सिक्रीट होता है तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसका नेचर होगा, जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। तो ये लगभग 5.5 pH पे अपने आप को एक्टिव कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो यह पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि अब एक्टिवेट हो चुका है। तो जो भी प्रोटीन हमने ली है वो कैसी भी प्रोटीन हो, प्रोटीन पे ये पेप्सिन एक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को? प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इन 3 पार्ट में ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्रोटियोसेस हैं ये सबसे लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं। किसके? प्रोटीन के जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोटियोसेस हैं। पेप्टोन्स इससे थोड़ा, प्रोटियोस से थोड़ा छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो बिल्कुल स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के। तो अब ये इन पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो पेप्सिन है ये कहाँ पे एक्ट करेगा और कहाँ से ब्रेक करेगा प्रोटीन को? जो भी पेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, लॉन्ग फॉर्म में प्रोटीन जो है, उसे ये पेप्सिन कहाँ से ब्रेक करेगा? ये हर जगह से नहीं ब्रेक करता है प्रोटीन को। ये जहाँ पे भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में AAA भी कहा जाता है। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, वो होते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जिनमें बेंजीन रिंग होती है। सब में नहीं होती है, कुछ ही एमिनो एसिड्स हैं जो बेंजीन रिंग के साथ हैं। तो जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं इनके एडजेसेंट, मान लीजिए ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे, तो मान लीजिए अगर ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, ये क्या है? एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। इसके बगल वाली जो ये क्या कहते हैं एमिनो एसिड होगी, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इधर की जितनी पॉलीपेप्टाइड होंगी, जो भी एमिनो एसिड्स होंगी उन्हें अलग कर देगा, और इधर की जितनी होंगी उन्हें अलग कर देगा। तो ये क्या करेगा? अलग अलग एरोमेटिक एमिनो एसिड के एडजेसेंट जो भी एमिनो एसिड होगी वहां से इसके ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और आधी आधी क्या करेगा? ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, इसकी कोई फिक्स्ड साइट नहीं है, और एक अल्टरनेट भी हो सकती है
लीनियर एरर भी हो सकती हैं, यानी कि एक के बाद एक हो सकती हैं या कुछ को छोड़कर कई ऐसे हो सकती हैं। तो इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। जहाँ पे भी ये होगा एमिनो एसिड्स, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड, वहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इन 3 पार्ट्स में ये इसे ब्रेक कर देगा। अब इसके बाद रेनिन सिक्रीट होता है। रेनिन कहाँ पे सिक्रीट होता है? रेनिन भी स्टमक में ही सिक्रीट होता है। और ये किसके लिए होता है? ये केसीन प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होती है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या सिक्रीट होता है स्टमक में? रेनिन। मिल्क प्रोटीन जो होती है वो केसीन कहलाती है, यानी कि मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसीन प्रोटीन होती है, या फिर इसे मिल्क प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो रेनिन है ये क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन है या फिर केसीन प्रोटीन है उसे ये कोगुलेट कर देता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर दूध पीने के बाद अगर थोड़ी देर बाद अगर उनमें वोमिटिंग हो जाए तो उनमें जमा हुआ कोगुलेटेड मिल्क वोमिटिंग के साथ बाहर आता है। तो क्या होता है, उस पर रेनिन का एक्शन हो चुका होता है, उसी से वो क्या कहते हैं, जो मिल्क प्रोटीन है या केसीन प्रोटीन है उसको वो कोगुलेट कर देता है और ठीक से किसी प्रॉब्लम की वजह से या डाइजेस्ट ना हो पाने की वजह से वोमिटिंग हो जाती है और वो कोगुलेटेड प्रोटीन या कोगुलेटेड मिल्क बाहर आता है। तो वो उसका यही मतलब है कि उस पर रेनिन का एक्शन हो चुका है, इसलिए जो मिल्क प्रोटीन है या जो भी मिल्क है वो कोगुलेट हो चुका है। अब इसका रेनिन का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि मिल्क के जो प्रोटीन है उसको ये कोगुलेट कर दें। तो जब कोगुलेशन हो जाएगा केसीन का, केसीन प्रोटीन जो है ये कोगुलेट हो गई किसके हेल्प से? रेनिन की। या फिर कोगुलेटेड मिल्क या फिर कोगुलेटेड केसीन प्रोटीन। अब इसके ऊपर किसका एक्शन होगा? अब इसके ऊपर होगा पेप्सिन का एक्शन। अब ये जो कोगुलेटेड केसीन प्रोटीन है इस पे पेप्सिन का एक्शन होगा और ये फिर से किस में ब्रेक करेगा? ये पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ये सबसे छोटे फ्रेगमेंट है, ये थोड़ा उससे बड़े और ये सबसे बड़े। तो इनमें, इन तीनों में फिर से ये पेप्सिन क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा। तो जो रेनिन होता है ये लार्ज अमाउंट में किस में पाया जाता है? इन्फेंट्स में पाया जाता है। इन्फेंट्स में ये रेनिन प्रोटीन पाया जाता है लार्ज अमाउंट में। एडल्ट्स में भी होता है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में होता है। अब ये जो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड, अब ये स्टमक से आगे बढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे? ये पहुँचेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद क्या होगा? वहाँ पे कुछ और भी एंजाइम होती हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेज ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये दो एंजाइम जो हैं ये सीक्रेट होती हैं पैनक्रियास से, और ये कहाँ पे सीक्रेट होती है? ये सीक्रेट होती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइडेज सीक्रेट होती है। और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये कहाँ सीक्रेट होती है? पैनक्रियास में सीक्रेट होती है, पैनक्रियास से सीक्रेट होती है और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है। उसके बाद जो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन है, अब ये कहाँ पहुँच गया? अब ये पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, इनका एक्शन होगा और वो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन को इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स में ब्रेक करेंगे। तो
अब ये जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं, सॉरी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं, वो ट्रिप्सिन जो है ये सीक्रेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होती है इसलिए इसे ट्रिप्सिनोजन कहा जाता है। और जो इसका एक्टिव अगर ये हो जाए तो इसे ट्रिप्सिन कहा जाएगा। जो काइमोट्रिप्सिन होती है वो सीक्रेट होती है इन द फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन में सीक्रेट होती है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होती है जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होती हैं और ये दोनों जब ट्रांसफॉर्म होती हैं तो आ जाती हैं ट्रिप्सिन के फॉर्म में और काइमोट्रिप्सिन के फॉर्म में, और ये सीक्रेट होती हैं पैनक्रियास से। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ से ये एंजाइम सीक्रेट होती हैं। तो अब ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव कैसे होंगी? तो जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन जो है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके लिए इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे हम कहेंगे इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और ट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगी किसमें? ट्रिप्सिन में। और इसके लिए कितना पीएच चाहिए? इसका पीएच जो है लगभग 7 से 9 तक होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी एसिडिक मीडियम नहीं होता, वहाँ पे कोई भी एसिड सीक्रेट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे बेसिक मीडियम रहता है और पीएच लगभग 7 से या तो न्यूट्रल रहता है या तो स्लाइटली बेसिक रहता है। तो 7 से ही लगभग 9 पीएच तक क्या होना चाहिए वहाँ का? ये पीएच होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ट्रिप्सिन जो है वो जो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन है उन्हें ये डाइजेस्ट करेगा। तो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन जो थे वो प्रोटिएसेस थे, प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये 3 सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन थे जो कि स्टमक से कहाँ आ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। अब इनके ऊपर एक्शन होगा किसका? ट्रिप्सिन का। जो कि एक्टिव एंजाइम है और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। ये सारी सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड में। और पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन के सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, यानी कि सबसे छोटे जो पार्ट हैं। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है, ये ब्रेक हो रही है सिंपल एमिनो एसिड्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में, तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट चेन है प्रोटीन की जो डाइजेस्ट होके या ब्रेक होके आ रही है। तो अब ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइप में ये कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये कहाँ पे एक्ट करेगा? कौन कौन से साइट पे एक्ट करेगा? तो ये जो है वो अर्जिनिन और लाइसिन के ये तो एमिनो एसिड हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे एक्ट करेगा, वहां से इन अमीनो एसिड्स को ब्रेक करेगा। जो भी ये सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन आई थी वहां से इसे ब्रेक करेगा। पॉलीपेप्टाइड में 2 लिंकेज होते हैं, एक एमिनो ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज में ये अर्जिनिन और लाइसिन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ये एक्ट करेगा और उसे ब्रेक करेगा। उसके बाद जितने भी और अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होती हैं,
उनमें ये 2 हो गई और 18 बची, तो उन 18 में क्या करेगा, ये एमीन ग्रुप पे एक्ट करेगा, एमिनो ग्रुप पे ये एक्ट करेगा जितनी रेस्ट एमिनो एसिड है। इनको छोड़कर जितनी भी रेस्ट एमिनो एसिड्स बची उनके ये एमिनो ग्रुप पे एक्ट करेगा और उन्हें ब्रेक करेगा। तो आर्जिनिन और लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, बाकी जो बची प्रोटीन उनके एमिनो ग्रुप पे ये एक्ट करेगा और उन्हें ब्रेक करेगा। अब उसके बाद काइमोट्रिप्सिन की बात आती है। तो काइमोट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रीट होती है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिवेट होगी लगभग pH 7.5 से 9 तक। इतना pH होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और ये pH या तो न्यूट्रल है या तो स्लाइटली बेसिक है। और कौन सी एंजाइम होनी चाहिए इसे एक्टिवेट करने के लिए, वो एंजाइम है ट्रिप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है वो स्टमक में प्रेजेंट है और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में और pH जो है 7.5 टू 9 pH में ये कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, ये एक मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। क्या है ये? मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये क्या है? एक मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटियो वर्ड जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, और लिटिक का मतलब या लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ये प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए एक मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये कौन सी है? काइमोट्रिप्सिन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और ये जो भी सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होती हैं वो उन्हें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देती है। कौन? काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो भी पॉलीपेप्टाइड है उन्हें स्मॉलेस्ट जितना हो सकता है उसमें ये कन्वर्ट कर देती है। अब उसके बाद आता है पेप्टाइडेजेस। तो पेप्टाइडेजेस क्या करते हैं? तो पेप्टाइडेजेस जो होते हैं वो जो भी डाइपेप्टाइड्स होती हैं या फिर जो भी पॉलीपेप्टाइड है उन्हें ये कन्वर्ट कर देता है, या तो डाइपेप्टाइड में या तो इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स में। पेप्टाइडेजेस, पॉलीपेप्टाइडेज। ये जो पॉलीपेप्टाइड है इस पे कौन एक्ट करेगा? पेप्टाइडेज। और इन्हें या तो डाइपेप्टाइड में या तो इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स में इनमें ब्रेक कर देगा। यहां पे अगर पेप्टाइडेज वर्क कर रही है तो सिंपल इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स में ब्रेक करेगा, और अगर यहां पे डाइपेप्टाइड है अगर पेप्टाइडेज है तो इंडिविजुअल एमिनो एसिड में ब्रेक करेगा, और अगर डाइपेप्टाइडेज है तो डाइपेप्टाइड यानी कि 2 एमिनो एसिड्स में हर पॉलीपेप्टाइड को 2 एमिनो एसिड्स के फॉर्म में से ब्रेक करता जाएगा।
और ये जो पॉलीपेप्टाइड, ये पेप्टाइडेज जो है वो टर्मिनल से वर्क करेगा, यानी कि कोई भी मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके टर्मिनल पे एक्ट करेगा और एक के बाद एक हर एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स को ब्रेक करता चले जाएगा और ये फ्री फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई भी इसमें एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे, ये सब अलग अलग हो जाएंगे और फाइनली जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल बातें जान लेते हैं, जैसे कि ये तो हो गई हमारी डाइटरी प्रोटीन जो हम मील में लेते हैं, जो हम खाने में लेते हैं। उसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर सिक्रीटेड, तो वो लगभग 140 ग्राम प्रोटीन जो होती है, लगभग 140 ग्राम प्रोटीन डेली एवरी 24 आवर्स में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में सिक्रीट होती है। डाइटरी प्रोटीन के अलावा ये हमारी जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी से सिक्रीट होती है। तो जो भी डाइटरी प्रोटीन है उसके अलावा ये हो गई, तो ये एडिशनल प्रोटीन हो गई। तो ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।